हेलो फ्रेंड्स जय जगन्नाथ आमे आलोचना करुछंती +3 ओडिया ऑनर्स फास्ट सेमिस्टर प्रथम पेपर जो रही कौन ना प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास से बहीटी की आम आलोचना करुछंती पूर्वर दुई गोटी क्लास जाइए जो मैंने देखी ना तो आउ थे जाकि आपण मैंने से क्लास गुड़िक देखने और जो मैंने देखुं तो प्ले लिस्ट अनुसार आपने देखी नियंतु फ्रेंड्स मुझे आज जनइबी कौन ना प्रागशाला साहित्यर स्वरूप और वैशिष्ट्य कौन आम देखा तो फ्रेंड्स मुझे खाली आलोचना करी कहीं आपण मानक बुझापी देखूँ जितेबाला आम ओडिया साहित्यर इतिहास को आलोचना करुँच तो आम जो प्रागशाला जुग विषय से आलोचना करवा यह हूँ आदि जुग ठीक अच्छे ये आदि जुग संपर्क में आम आलोचना करिया आम गोटे ओडिया साहित्यर जेहेतु इतिहास को आलोचना करुँच तो आपण मानक प्रथम टी ग्राफ मध्यम जन दूसरी देखूँ प्रथम आम जानते आम ओडिया साहित्यर इतिहास को आलोचनार सहजपाई माने आम आलोचना कर सहजपाई आलोचक मैंने गवेषक मैंने मुख्यतः तीन भाग में विभक्त कर विभागीकरण कर प्रथम हूँ प्राचीन ओडिया साहित्यर इतिहास आ गोटे हूँ मध्यकालीन ओडिया साहित्यर इतिहास आ गोटे हूँ आधुनिक ओडिया साहित्यर इतिहास ठीक अच्छे तो पुणी आम विभागीकरण करवा पुणी कौन विभागीकरण करवा आपण मानक देखा जो आम प्राचीन टी कले आपण मानक सुविधा हम जो आम प्राचीन ओडिया साहित्य आ मध्यकालीन ओडिया साहित्य आधुनिक ओडिया साहित्य विषय आलोचना करवा ताको मध्य विभिन्न विभाग विभागीकरण करा कही या प्राग सारला साहित्य सारला साहित्य पंचशखा साहित्य नाम नामित करागला एवं मध्यकालीन को आम रीति आ प्राग रीति मध्य रीति उत्तर रीति हिसाब से तीन भाग विभक्त कले या पांच भाग में आम विभक्त करते छाड़ू या मारतु गुली किंतु ये सब मारतु गुली पछक देखा कि आमको मुख्यतः हिसाब से देखा कौन ये प्राचीन ओडिया साहित्य इतिहास रे आम यही तीन गोटी जिनस को लक्ष्य करवा तो ये तीन गोटी जिनस भितर आम आज आलोचना करवा कौन ना प्रागशाला साहित्य ये मुझे गोटे कथा कही रखा चाहिए ये प्रागशाला साहित्य को मध्य तीन भाग में विभक्त कर माने कौ हिसाब से साहित्य धारा बढ़ी से अनुसार विभागीकरण कर प्रागशाला साहित्य आम विशेष करके मौखिक साहित्य बा लोक साहित्य को देखते पाइबा एवं सेकेंड आम शिलालेख अर्थात राजा महाराजा मैंने जो सेमानकर गुण गारिमा युद्ध जो माने युद्ध रे जो विजय करती एवं जो सेमानकर विभिन्न कार्यक्रम किंबा कौन से आदेश जारी करवा हो किंबा प्रजा मानक किसी उपदेश प्रदान करवा हो किंबा कौटी भूदान करवा हो किंबा कौटी माने ब्राह्मण मानक किसी दान करवा हो किंबा मंदिर निर्माण हो किंबा राज्याभिषेक हो ये जो सब कथा तो ताको सेमाने कौन करती जेहेतु राजाघर कथा सेमाने पत्थर उपरे लिखती किसी तंबा फोटा उपरे मध्य लिखिकी रखती ताको आमे अभिलेख कहू अर्थात पत्थर उपरे जोटा लिखती शिलालेख एवं ताम्रलेख कहले तंबा पटा उपरे पतला पतला करके से तंबा पटा उपरे से लेखिकी रखती सेटा बहुत दिन मध्य रुहे तो जहाँ भी हो ताको आमे देखिबा तो द्वितीय आमे देखिबा शिलालेख बा अभिलेख को देखिबा एवं तृतीय आमे देखिया तालपत्र अर्थात से समय सीना राजा महाराजा माने पत्थर रे लिखि देउथिले किंतु जो साधारण वर्गर लोक माने थिले सेमाने केमिति लिखुथिले ना सेमाने तालपत्र द्वारा लिखुथिले एवं ए तालपत्र पोथी सब कौन थिला जेमिति कि से तालपत्र पोथीर आद्य निदर्शन आमे काहको पाइबा ना आद्य निदर्शन आमे जदि देखा चर्चा गीतिका और नाथ साहित्य तेणु आम विशेषकर मोटामोटी भाव में आम प्रागशाला साहित्य विषय जो आलोचना करवा तो प्रागशाला साहित्य जो मौखिक साहित्य जो शिलालेख साहित्य एवं जो रही कौन तालपत्र पोथी एगुड़ी को आज आम देखा प्रागशाला साहित्य कौन आपण मानक मुझे शुणु टी आउ टे पकई दूसरी देखो ये जो सारला साहित्य ठीक अच्छे यहाँ प्राचीन जुगरे जाऊँगी ठीक अच्छे प्राचीन जुग को आम तीन भाग विभक्त करते प्रागशाला सारला और हूँ पंचशखा तेणु देखो सारला दासंकर पूर्ववर्ती जो जुग है ताको आम प्रागशाला जुग भाव में नामित करछंती अर्थात सारला दासंकर पूर्ववर्ती कहीं तुम मैंने क्वेश्चन पचार सर आम कहीं प्रागशाला जुग कहवा कहीं देख आम ओडिया साहित्यर आदि कवि होती किए सारला दास तेणु आम जो प्रागशाला साहित्य अर्थात सारला दासंकर पूर्ववर्ती अवस्था कौन थी यही अध्याय में बुझा कनसेप्ट आप क्लीयर तेज आम आसतु विषय वस्तु को जीवा ठीक अच्छे देख केतेक आलोचक प्राचीन जुग सारला जुग कहूथिबा बेले पंडित विनायक मिश्र तांकर ओडिया साहित्य इतिहास रे प्राचीन जुग को व्रत ओषा साहित्य बा कहानी गद्यर उत्पत्ति जुग बोली कहते देख या समस्ते प्रागशाला जुग कहूथिबा बेले पंडित विनायक मिश्र या व्रत बा ओषा साहित्य किंबा कहानी गद्यर उत्पत्ति जुग भाव में नामित करछंती पंडित सूर्यनारायण दास ओडिया साहित्यर परिचय गोटे पंडित जो बही रही से ग्रंथ से यही जुग को आदि जुग बोली कहते एवं सुरेंद्र महांती प्राचीन जुग को आदि जुग ख्रीष्टाब्द नवम रु
ପୁଣି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟକୁ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ବା ପ୍ରାଗଶାଳା ଯୁଗକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ଇଏ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ତେଣୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ବା ପ୍ରାଗଶାଳା ଯୁଗକୁ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ଅନୁସାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାହିତ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସାହିତ୍ୟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତ ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ? ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ, ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ, ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଲିଖିତ ସାହିତ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକି ତାଳପତ୍ର ପୋଥିରେ। ମୌଖିକ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକ ସାହିତ୍ୟ, ଅଭିଲେଖ ହେଉଛି ରାଜା ମହାରାଜାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କର କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ କ'ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ ଯୁଗଭେଦରେ ବିଭକ୍ତ ନ କରି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାଗଶାଳା ସାହିତ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେ ଯୁଗ ବିଭାଜନ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବା ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡକୁ ପ୍ରାଗଶାଳା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସାରଳା ଯୁଗ, ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗ, କାବ୍ୟ ଯୁଗ, ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ଭାବେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ, ତେଣୁ କିଏ? ଡକ୍ଟର ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ ଏହି ଯୁଗକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ କହିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଏହାକୁ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ବିଶେଷ କରିକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଲେ ନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏହାକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ହିସାବରେ କହିବାକୁ ବହୁତ ମନେ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଗଶାଳା ସାରଳା କହିଲା ବେଳେ ବୈଷ୍ଣବଚରଣ ସାମଲ ଏହି ଯୁଗକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ। ଦେଖ, ସେ ଏହି ଯୁଗକୁ ନବମରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ, କାଲି ଆପଣ ତ ଦେଖିଥିଲେ କେତେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ସମସ୍ତେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଛି, ତାକୁ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖ, ଡକ୍ଟର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ଗୋଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କିଏ? ନା ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। କ'ଣ କ'ଣ? ନା ପ୍ରଥମ ଯୁଗକୁ ଆଦି ଯୁଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯୁଗକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 9ରୁ 1400 ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଛନ୍ତି। କିଏ ସେ? ନା ଆମର ବୃନ୍ଦାବନ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ଏହି ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟର 3ଟି ରୂପକୁ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଲିଖିତ, ମୌଖିକ ଆଉ ଅଭିଲେଖ। ତେଣୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗରେ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦ୍ୟ ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଅପଭ୍ରଂଶ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ରୂପ ରହିଛି ବା ଲିପି ରହିଛି ବା ଲେଖନୀ ରହିଛି ବା ଅକ୍ଷର ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ସେଭଳି ଅକ୍ଷର ନଥିଲା। ସେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଅକ୍ଷର ଥିଲା, ମାନେ ଅପଭ୍ରଂଶ। ଅପଭ୍ରଂଶ କ'ଣ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ଭାଷାକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଅପଭ୍ରଂଶ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅପଭ୍ରଂଶ ମତଲବ ଆମେ ଏଇଆ ସାଧାରଣ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଯେ ସବୁ ଭାଷାର ମିଶାମିଶି ହେଇକି ଥିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ଯାହା କହନ୍ତି ଭୋଜପୁରୀ ଭାଷା ପରି ସବୁ ଭାଷାରେ ମିକ୍ସିଂ ବା ମିକ୍ସଚର ଟାଇପ୍ର ଥିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେସବୁ କ'ଣ ହେବେ? ଅଲଗା ହେଇକି ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତ ଯାହା ବି ହେଉ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖିଯିବା, ସେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଦେବି ଯେ ଅପଭ୍ରଂଶ କ'ଣ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅପଭ୍ରଂଶ କହିଲେ ବୁଝିପାରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାର ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ହେଇଥିଲା ଶିଳାଲେଖ ଆଉ ତାମ୍ରଲେଖ ଖୋଦନ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷାରେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମହାଭାରତ ରଚିତ ହେଲା ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଅପଭ୍ରଂଶୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଧାରା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହା ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବଦଳିଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାରଳା ଦାସ ଯେହେତୁ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶାଖା ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ତ ସାରଳା ଦାସଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁଗରେ ରଖିଲେ ବା ସାରଳା ଦାସ, କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବା ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ମନକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲଟା ହେଉଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି? ମନେକର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ଭାଷାକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଅନେକ ପୁରଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି? ଅପଭ୍ରଂଶ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୌଣସି ଭାଷାକୁ କହିଲା ବେଳେ ଶୁଦ୍ଧତା ନ ରଖିକି ଆମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ଭାଷାଟିକି ଆଣିକି ପୁରଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇଯାଉଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହାର ହେଲା ଅପଭ୍ରଂଶର ରୂପ। ଠିକ୍ ସେରକମ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଅବଶ୍ୟ ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ କି ଭାଷାର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା। ତ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ନେଇଯିବା, ଦେଖିବା। ଦେଖ, ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆନ୍ଦୋଳନର ସମୟ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ସହଜାନନ, ବଜ୍ରଯାନ। ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଆଉ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିତେ ପାଇବା। ବିଶେଷ କରି ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କ'ଣ ସହଜଯାନ, ବଜ୍ରଯାନ, କାଳଚକ୍ରଯାନ ଏବଂ କାଳଚକ୍ରଯାନ, ମନ୍ତ୍ରଯାନ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଧର୍ମକୁ ନେଇ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଓ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା। ଆମେ ଯେଉଁ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ବୁଝାଉଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦେଖ, ଆମର ଯେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଲାଗିଥାଏ 2021, ତ ଚିନ୍ତା କର ଯେତେବେଳେ ଆମର ଅଷ୍ଟମ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀ ହେଇଥିବ, ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଶାଖା ଅଛି, କ'ଣ ଶୈବ, ଶାକ୍ତ, ବୈଷ୍ଣବ, ଗାଣପତ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଶାଖା ଅଛି। ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା,
शैव अर्थात शिव को पूजा करवा शक्ति अर्थात दुर्गा को पूजा करवा गणपति अर्थात गणपति को पूजा करा जन्म शाखा से समय बौद्ध धर्म विभिन्न शाखा था कौन सहजजान वज्रजान कालचक्रजान और मंत्रजान इत्यादि इत्यादि था तो से को लेकिन गढ़ी उठिला अर्थात यही धर्म जो चली तो यही धर्म जो चलती भी भक्तवृंद थे भी कविवृंद थो से सब जहाँ मिसेक तालपत्र उपर जो चर्या माने जो गीत गुड़िक लिखिले आम चर्या गीतिका नाम देले चर्या गीतिका बौद्धगान दोहा देले जोटा कि प्राक्शाला साहित्यर प्रथम ओडिया भाषार निदर्शन रूपे चिन्हित कर बुझीगला आम एभली साधारण हिसाब से जब बुझा तो आम एभली कहीपर कौन जे जेतेबेले आम ओडिशा रे बौद्ध धर्म प्रचलित थिला यही बौद्ध धर्मर प्रचलित सिद्ध साधक माने तांको धर्मर नीति नियम तांको धर्मर बाणी तांको धर्मर जो रीतिनीति को नहीं जो पुस्तक रचना करथिले तालपत्र उपरे ताको आमे चर्या गीतिका बा बौद्धगान दोहा बोली नामित करथिले एवं तमे क्वेश्चन पचारि आमे सर काहे पढ़िया काहे ना यही तालपत्र पथिरो ही आम ओडिया साहित्यर प्रथम निदर्शन आमे पाइबा जेमिति मन कर तुमर छोट पिलार गोटे छोट बेलार गोटे फोटो पाइगल तो जानना कौन तुम छोट बेले तुम एमती देखा ठीक से भाव में आम ओडिया भाषा छोट बेले किभली देखा छोट बेले अर्थात आद्य अवस्था यार रूप कौन थी से देखा ठीक अच्छे क्लीयर देखु तो तापर आम देखा दशम एकादश शताब्दी त्रयोदश शताब्दी पर्यंत नाथ धर्म पुणी देख अष्टम मुझे चलीगला पुणी दशम शताब्दी एकादश शताब्दी पर्यंत आम कौन देखा ना नाथ धर्मर प्रभाव देखा एवं यही समय गोरखनाथंकर शिशुवेद गोरखवाणी गोरख संहिता इत्यादि रचित होता माने नाथ धर्मर जो सब होता या गुड़िक अपभ्रंश भाषा रचित होता यापर पुणी एकादश शताब्दी द्वादश शताब्दी वैष्णव धर्मर प्रचार घटिला एवं पंचदश षोड़श शताब्दी बेलू चरम उत्कर्ष साधित होता श्री जगन्नाथ क्रमे हो जाते ओडिशार केन्द्र बिंदु एवं पंचदश शताब्दी बेलू माटीर महाकवि माने 1500 बेलू सारला दास रचना करते पुराण एवं से पुराण गुड़िक हो जाता ओडिया साहित्यर आदि साहित्य ठीक अच्छे तेणु आम प्राचीन ओडिया जुग को मुख्यतः 3 उपविभाग विभागीकरण करिया अर्थात आम प्राचीन जुग को 3 भाग कर कौन मुझे मूलठ कही प्राक्शाला साहित्य सप्तम रु 1400 सारला साहित्य पंचदश शताब्दी तापर आम देखा पंचशुका साहित्य बा सन्थ साहित्य हूँ षोड़श शताब्दी अर्थात 1650 रु पुणी 1680 कि सरी 1650 रु 1880 1750 जहाँ आमर चलो 1750 कई मैंने विभिन्न मत देते ना केत 1650 रु आरंभ होगी पुणी 1750 पर्यंत चलते पुणी केत कहते 1780 जहाँ चले तेणु डिफरेन्ट डिफरेन्ट सब अलग अलग अच्छी कि आम यही बही अनुसार देखा तो जहाँ भी हो पंचशुका साहित्य आरंभ हो 1650 रु ही आरंभ हुए ठीक अच्छे केत कहते 1550 रु आरंभ हो 1650 मध्य रही पुणी केत कहते 1650 रु 1750 ठीक अच्छे तो जहाँ भी हो आम जानले तो ये बही अनुसार आम जा तो 1550 रु 1650 षोड़श शताब्दी पंचशुका साहित्य विकसित होता आम प्रथम जा प्राक्शाला साहित्य ठीक अच्छे सारला पंचशुका को मारा बोले ठीक अच्छे प्राक्शाला साहित्य को आम मुख्यतः 2 भाग विभक्त करिया क्या प्राक्शाला साहित्य को गोटे है कथित साहित्य गोटे लिखित साहित्य अर्थात गोटे मौखिक साहित्य आ गोटे लिखित साहित्य ठीक अच्छे 2 भाग में विभक्त कले क्या प्राक्शाला साहित्य को आम 2 भाग में विभक्त कले आम प्रथम ओडिया प्राचीन ओडिया साहित्य को केते भाग करते 3 भाग में गोटे है प्राक्शाला गोटे है कौन सारला गोटे है कौन पंचशुका तो आम प्राक्शाला साहित्य विषय आलोचना कर आम 2 भाग में विभक्त कले ठीक अच्छे कौन कौन आप देखिपारे गोटे है कथित साहित्य गोटे है लिखित साहित्य कथित साहित्य को आम लोक साहित्य आ गोटे लिखित साहित्य रहा देख कथित साहित्य पुणी 2 भाग में विभक्त है कथित साहित्य को आम 2 भाग में विभक्त कले कौन कौन कथित साहित्य ना गोटे है लोकगीत लोक कहानी अर्थात किसी गीत आकार किसी गल्प आकार पुणी लिखित साहित्य 2 विध रूप जो रहा से गुड़िक कौन रहा गोटे है गद्य उपद्य माने लिखित जोटा कौन देख जोटा गीत आकार रहा है कौन जोटा गीताकार रहा पद्य आ जोटा गल्पाकार रहा है कौन गद्य तेणु 2 भाग में विभक्त करते आपने बुझीपे जोटा गीत से कौन पद्य धर रचना गुड़िक जिते से सब गीत से कौन जी पद्य आ जिते कहानी सब रहा से सब गद्य धर्मी मैंने केवल कथार कथार कहीजा ठीक अच्छे तो देख आम प्राक्शाला साहित्यर गोटे मैंने आगर जो मैपटा को देखी ना ठीक अच्छे प्राक्शाला साहित्यर आम रेखाचित्र को आम देखी ना आरंभ है प्राक्शाला साहित्य आपने देखिपे प्रथम ये आम देखा अपभ्रंश साहित्य ठीक अच्छे प्रथम आम देखी 2 भाग विभक्त गोटे है लिखित आ गोटे है कौन मौखिक ठीक अच्छे पुणी लिखित को आम 2 भाग में विभक्त कले ठीक अच्छे आपण मानक आउ थे भी देखीदे आप क्लीयर हो कथित आम प्राक्शाला जो साहित्य को पुणी केते भाग विभक्त कले ना संपूर्ण को 2 भाग गोटे है कथित बा लोक साहित्य गोटे है लिखित साहित्य बर्तमान आम लिखित साहित्य विषय टी आलोचना करवा ठीक अच्छे पूर्व देखनी है प्राक्शाला साहित्य रेखाचित्र देखूँ
उठी उठी कर आलोचना करुच्ची देख। तो लिखित साहित्य मध्य आम चर्या गीतिका नाच साहित्य को नवा ठीक अच्छे। एवं ओडिया साहित्यर बहुत सुंदर भाव में दी प्राक्शाला साहित्य आम ये देखले कौन अपभ्रंश साहित्य जोटा लेखा होता आ गोटे है ओडिया साहित्य। देख अपभ्रंश साहित्य आ गोटे है ओडिया साहित्य। ओडिया साहित्य कौन देखिले ना गोटे है कथित साहित्य आ गोटे है लिखित साहित्य ठीक अच्छे। आम कथित साहित्य कौन आ लिखित साहित्य कौन देखा। देख कथित साहित्य को टिके साइड देदेवा आम लिखित साहित्य को आलोचना करवा। लिखित साहित्य को देखो दी भाग में विभक्त कराई गोटे है पद्य आ गोटे है कौन गद्य। क्या मुझे आपण पछे दूसरी आप देखी दिंतु ठीक अच्छे। देखो कथित साहित्य को अलग काटी दिंतु। प्रथम आम प्राक्शाला साहित्य को दी भाग कले गोटे है ओडिया साहित्य गोटे है अपभ्रंश साहित्य। अपभ्रंश अर्थात किसी मिशामिशी था यहाँ शुद्ध ओडिया नाला ठीक अच्छे। तो देख जहाँ भी हो ओडिया साहित्य जो रूप को देखा आम दी भाग में विभक्त कले गोटे है कथित साहित्य गोटे है कौन लिखित साहित्य। कथित साहित्य को आम टे पर आलोचना करवा आगे ग्राफटा देखा लिखित साहित्य ओके। लिखित साहित्य को आम दी भाग में विभक्त कले गोटे है गद्य गोटे है पद्य। गद्यर आम कौन रही गद्य को पुणी आम तीन भाग में विभक्त कले व्यावहारिक गद्य अर्ध व्यावहारिक गद्य एवं साहित्यिक गद्य। देख साहित्यिक गद्य जोटा रहा सी रहा सृजनधर्मी काल्पनिक तत्वनिष्ठ व्याख्यात्मक कौटा जोटा साहित्यिक गद्य रहा ठीक अच्छे। आ पद्य हिसाब से आम देखा कौन चर्या गीत बा चर्या देखा कौन बाणी देखा संहिता देखा कोइली देखा चौतीसा देखा आउ गीत देखा ठीक अच्छे। लिखित साहित्य विषय में आम देखा ठीक अच्छे। पद्य गद्य हिसाब से दी भाग में आम विभक्त कले गोटे है कौन व्यावहारिक गद्य अर्ध व्यावहारिक गद्य बा अर्ध साहित्य गद्य आ गोटे है साहित्यिक गद्य। साहित्यिक गद्य को आम चारि भाग में विभक्त करते सृजनधर्मी जोटा जो कवि सृजन करे किसी काल्पनिक कल्पना द्वारा किसी तत्वनिष्ठ किसी व्याख्यात्मक थाए। पद्य कौन व्याख्यात्मक भी कौन कौन शुण कौन सी विषय व्याख्या जोटी हो। पद्य कौन चर्या बाणी संहिता कोइली चौतीसा गीता ठीक अच्छे। तो आम प्रथम देखा व्यावहारिक गद्य ठीक अच्छे। आम प्रथम यही पॉइंट को आलोचना करवा व्यावहारिक गद्य कौन क देदेला तापर आम ये माने व्यावहारिक गद्यटा को आम आलोचना कर सारे गोटी गोटी मैंने क आपको मुझे बहुत दर्शाइदेवी आप चिंता करूँ ना क्लास गुड़िक मन रखी था मिनिमम आम 30 मिनट लेखा करवा 30 कि 40 मिनट रही कहीं देखूँ अति सर्ट सर्ट कर लाभ ना टी भलसे शुणु। आम प्रथम आलोचना कर व्यावहारिक गद्य आपने देखिपुं ठीक अच्छे। गद्य को आम प्रथम आलोचना करें देख व्यावहारिक गद्यर अन्य नाम अभिलेख आम कहीपर। देख अभिलेख राजा आदेश थाए आ वार्ता को शिला बा ताम्रपटारे माने तंभापटारे व्यावहारिक गद्य खोदन कराए माने व्यावहारिक गद्य जोटा लोक मैंने व्यवहार करुवे यह एक दीर्घस्थायी व्यवस्था अटे कहीं पत्थर जोटा लिख निहाती दीर्घस्थायी ए कल्पना विलास ना कहीं जेहेतु पत्थर लेखा कल्पना करते समय ही नहीं। राजकीय घोषणा थाए अनुशासन थाए माने हूँ शासन कर जो नीति नियम जो आपड़ी दानपत्र थाए केते कौन राजा दान कले और विजय कहानी अर्थात केते को राज्य को आम युद्ध जय कले राजा मैंने लिखिक रखिए शिला बा ताम्रपटारे खोदन कर आप नोट करके रखिए जे कौन अभिलेख राजा आदेश और वार्ता को शिला ताम्रपटारे व्यावहारिक गद्य खोदन कर माने लोक व्यवहार करुवा। देख आम साहित्य जो शब्द व्यवहार कथबार्ता बेले आम से शुद्ध भाव में व्यवहार करूना ठीक से से व्यावहारिक गद्य कौन करुले लिखुले और ए कल्पना विलास नाला कहीं पत्थर लिखिते पड़ूला भाविक एत लिखा टाइम कहीं कौन खाता कलम हो लिखिदे तेणु ओडिशार प्राचीनतम शिलालेख हूँ ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी पाली भाषा अशोकंकर जो निर्देश धौली आ जौगढ़ खोदित शिलालेख आम जदि आम प्राचीन ओडिशार कथबार्ता करवा तो सबुठार सर्वप्राचीन शिलालेख हिसाब से आम ख्रीष्टपूर्व 3य शताब्दी पाली भाषा अशोकंकर जो शिलालेखटी तैयारी होता कौटी धौली आ जौगढ़ लिखित होता आम प्रथम शिलालेख हिसाब से ग्रहण करती। और यह व्यतीत ख्रीष्टपूर्व 2य शताब्दी अर्धमागधी भाषा कौन 2य शताब्दी अर्धमागधी ख्रीष्टपूर्व फ्रेंड्स ख्रीष्टपूर्व आ ख्रीष्टपर कौन कहीदे शुणु यहाँ है टाइम लाइन जीशुख्रीष्ट जन्म है यहाँ मनकर जीशुख्रीष्टर जन्म टाइम जन्म हबार परवर्ती को आम ख्रीष्टाब्द कहले अर्थात 1 2 3 4 गणा है और एपटू 1 2 3 एभली गणा है अर्थात ख्रीष्ट जन्म हवा पूर्वर ख्रीष्ट जन्म हवा पर ख्रीष्ट जन्म पूर्वर ख्रीष्ट जन्म पर बुझिपारे आप धन्यवाद। एवं आम आगको जावा ठीक अच्छे। देखो तेणु
ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ମହାମେଘ ବାହନ ଖାରବେଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ହୋଇଥିଲା କ'ଣ ନା ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଉଦୟଗିରିରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଚୀନତମ ଏବଂ ଏହି ଶିଳାଲେଖ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପିରେ ଖୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖ ଅଶୋକ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ ସେ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଇଏ ଲେଖିଥିଲେ। କିଏ? ସେ ପାଲି ଭାଷାରେ, ଇଏ ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ ଭାଷାରେ ଲେଖିଥିଲେ। ଲିପି କ'ଣ ଥିଲା ନା ଅର୍ଦ୍ଧମାଗଧୀ। ଦେଖ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି କ'ଣ, ଆମେ ଯେଉଁଟା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଷ୍ଟାଇଲ୍, ମାନେ ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଲେଖିବା। ଖରଷ୍ଟି ଲିପି କ'ଣ, ମାନେ ଏଭଳି ଯିବା ଏଭଳି ଆସିବା, ଏଭଳି ଯିବା ଏଭଳି ଆସିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଦେଖ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖଟି ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିବା, ପୁଣି ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ହିସାବରେ ଆମେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖକୁ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେଉଁଟା କ'ଣ ନା 1051ରେ ଶିଳାଲେଖ ହିସାବରେ ସେ ଚାଲିଗଲା। କ'ଣ ଦୁଇଟା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶିଳାଲେଖ ହିସାବରେ ଆମେ ଅଶୋକଙ୍କର ଶିଳାଲେଖ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଧଉଳି ଜୌଗଡ଼ରେ ଖୋଦିତ ହେଲା, ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ମହାମେଘ ବାହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଦୟଗିରିରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଉଦୟଗିରିରେ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ହେଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ସର୍ବମୋଟ 80ଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଛି। କେତେଟା? 80 ଗୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରାଚୀନ ଅଭିଲେଖ। ଗଙ୍ଗବଂଶ ଯେତେବେଳେ ରାଜୁତି କରୁଥିଲା 18ଟି, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ରାଜତ୍ୱରେ 50ଟି ଅଭିଲେଖ ବାହାରିଥିଲା, ଏବଂ ଅବଶିଷ୍ଟ 12ଟି ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ସବୁ ମିଶିକି କେତେଟା ନା 80ଟି ତେଣୁ ସର୍ବମୋଟ ଆମେ 80ଟି ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଅଭିଲେଖ ଦେଖିତେ ପାଇବା। ଆମେ ସର୍ବମୋଟ ଏଠାରେ 80ଟି ଶିଳାଲେଖ ଟୋଟାଲି ଆମେ ଦେଖିତେ ପାଇବା।